नमस्ते बच्चों। आज हम लोग लहासा की ओर नामक पाठ के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। लहासा की ओर पाठ का लेखक राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। केदार पांडे इनका पहले का नाम था। बाद में चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, राहुल सांकृत्यायन। हम जानते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो राहुल सांकृत्यायन भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक रहे। यायावरी इन्हें बहुत पसंद है। यायावरी को ही मतलब कि घूमने फिरने या यात्रा में रुचि रखने वाले लोगों को यायावर कहा जाता है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की यह प्रवृत्ति रही है कि संसार में जहां कहीं कुछ नई चीज है तो उस चीज को जानने की उन्होंने कोशिश की और जान करके लोगों को भी उस चीज के बारे में बताने का प्रयास किया है। यह पाठ जो है लहासा की ओर विधा की दृष्टि से यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत का मतलब हुआ यात्रा कथा। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है तो यात्रा उन्होंने किस तरह की, यात्रा के दौरान क्या सुविधा हुई, क्या असुविधा हुई, किन बातों की नई जानकारी हुई, नई बातों की जानकारी हुई, तो यात्रा कथा में इन सारी बातों को लिखा जाता है। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा की। पाठ का नाम है लहासा की ओर। लहासा तिब्बत की राजधानी है, इसलिए पाठ का नाम भी है लहासा की ओर। अर्थात लेखक भारत से तिब्बत की यात्रा कर रहा है और तिब्बत की राजधानी लहासा है, तो इसलिए इस पाठ का भी नाम रखा गया लहासा की ओर। इसमें लहासा सहित तिब्बत के सभी भागों, सभी प्रांतों की एक सामान्य जानकारी दी गई है। जिस समय लेखक ने यात्रा की है वह समय, यदि हम ईस्वी की बात करें तो 1929-30 की बात है। उस समय भारत और तिब्बत, चीन, इन सब देशों में आपस में तालमेल नहीं था। भारत तिब्बत, तिब्बत जो है वो चीन के आसपास है, चीन से सटा हुआ है तिब्बत।
और तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का नाम सुना होगा, वो भी वहीं से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार जो है किसी समय में, या मुख्य रूप से उस समय की बात 1929-30 की बात है, भारत और तिब्बत के बीच अच्छा संबंध नहीं था, चीन से भी उतना अच्छा संबंध नहीं था। इसलिए भारत के लोगों को तिब्बत जाने से मना किया गया था। तिब्बत जाने की या तिब्बत की यात्रा करने की मतलब मनाही थी, मना कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे और तिब्बत जाने की उन्हें इच्छा हुई। वह जानना चाहते थे कि आखिर तिब्बत किस तरह का देश है, वहाँ की भौगोलिक विशेषता क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता क्या है। इन सारी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। ठीक है, तो इस तरह से लेखक भारत से तिब्बत की यात्रा करता है इस पाठ में। और यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव होता है या जानकारी देने लायक जो बात लेखक को मालूम होती है, तो उस बात का जिक्र इस पाठ में लेखक जरूर करता है। देखोगे कुछ बातें हैं जो तिब्बत की विशेषताएं हैं, और उन बातों को जो है जानना जरूरी है ताकि तिब्बत के संबंध में मोटा मोटी जानकारी हो सके। तो इस तरह जो है यह पाठ एक यात्रा वृतांत है, यात्रा कथा है। यात्रा कथा में कोई भी व्यक्ति यात्रा संबंधी बातों की जानकारी लिखता है, इसलिए यह एक विधा के तौर पर सामने आया है। ठीक है, अब देखो लेखक यात्रा तो करता है, लेकिन यात्रा करने के लिए वह छद्मवेश का प्रयोग करता है। छद्मवेश का मतलब कि उसका जो असली रूप है उस रूप में न आकर के कोई दूसरा रूप बना करके वह तिब्बत की यात्रा करता है। यात्रा पैदल होती है, पैदल मार्ग से लेखक जा रहा है। ठीक है, और छद्मवेश क्या है, तो भिखमंगी का वेश। उन्होंने सोचा कि भिखमंगे का वेश बना करके यदि लेखक तिब्बत की यात्रा करेगा तो लोगों को जानकारी भी नहीं मिल पाएगी कि यह भारत का रहने वाला है, या भिखमंगा जान करके उसे कोई टोकेगा भी नहीं, छानबीन नहीं करेगा। इसलिए सबसे सुविधाजनक छद्मवेश जो है वो भिखमंगे का ही वेश लेखक को अच्छा लगा और उसी वेश में वह तिब्बत की यात्रा करता है। यात्रा जब वो शुरू करता है तो पैदल मार्ग से जाता है, और भारत से तिब्बत जाने के लिए बीच में नेपाल भी पड़ता है। तो एक ही रास्ता था उस समय में, भारत से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। तो उसी रास्ते से लोग नेपाल भी जाते थे और फिर नेपाल से तिब्बत जाते थे, वही मुख्य रास्ता था। और उसी रास्ते से सब तरह का व्यापार भी होता था, सैनिकों का आना जाना होता था। ठीक है, और उसी रास्ते पर जगह जगह सैनिकों की छावनी भी लगी हुई थी।
और लेखक जब जाता है तो देखता है कि सैनिकों की छावनी कई जगह वहां पर है, लेकिन कुछ छावनी ऐसी हैं जहां पर अब सेना नहीं रहती, वहां पर किसानों ने अपना डेरा जमा लिया। ठीक है, तो इस तरह जो है लेखक जाता है और रास्ते में एक सुमति नामक मित्र मिल जाता है। यह सुमति कौन है? तो सुमति जो है वो बौद्ध भिक्षु है, लेकिन मंगोल का रहने वाला है, मंगोल है। ठीक है, उसका नाम है सुमति। सुमति जो है वो लेखक का साथी है, यह भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उस इलाके को अच्छी तरह जानता है। तिब्बत के जाने तिब्बत तक जाने के मार्ग में जितने भी गांव या शहर पड़ते हैं, उन सभी गांवों और शहरों से सुमति परिचित है, क्योंकि वह बौद्ध भिक्षु भी है और सुमति के बहुत से अनुयायी, बहुत से शिष्य उस रास्ते में पड़ते हैं। तो लेखक को सुमति की सहायता से तिब्बत तक जाने में आसानी होती है। अब देखोगे, हम लोग पुस्तक में चलेंगे, क्या लिखता है लेखक? लिखता है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का, लेखक जो है पहले नेपाल पहुंचा और नेपाल से एक रास्ता जाता है, मुख्य रास्ता है, मुख्य मार्ग है। तो उसी रास्ते से हर तरह का कार्य होता है और लेखक कहता है कि हरि कलिंग पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, हरि कलिंग पोंग जो है वो सिक्किम के आसपास एक स्थान है। सिक्किम भी जो है वो देखोगे कि तिब्बत और चीन से जुड़ा हुआ है। सिक्किम तो भारत में है और वो अंतिम सीमा पर है वो, और उसी के बाद जो है तिब्बत और चीन जैसा देश आता है। तो उसी सिक्किम के आसपास हरि कलिंग पोंग नामक स्थान है। ठीक है, बाद में चल करके हरि कलिंग पोंग नामक स्थान की जानकारी लेखक को हुई, लेकिन कहता है कि उस समय में वहां तक जाने का रास्ता नहीं था, माने हरि कलिंग पोंग तक जाने का रास्ता नहीं था। तब नेपाल और नेपाल से फिर जाने का एक मुख्य मार्ग बना था। और कहता है कि नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। हिंदुस्तान की चीजें, हिंदुस्तान की चीज जो तिब्बत जाती थी, इसका मतलब यह हुआ व्यापारिक संबंध भारत और तिब्बत और चीन से संबंध तो रहता ही है। मतलब क्या कि जितने संसार में जितने भी देश हैं, सभी देश आपस में व्यापारिक संबंध बनाए हुए रहते हैं। मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में कोई ऐसी चीज जो महत्वपूर्ण है और अन्य देश में उसका उत्पादन नहीं होता है, और दूसरे देशों को भी जो है ऐसी चीज चाहिए, तो दूसरे देश को जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है, दूसरे देश में उसका मार्केट जो है बनाया जाता है और उस चीज की बिक्री जो है दूसरे देश में होती है और फिर उस देश से पैसा वहां तक पहुंचता है जहां से यह कोई भी सामान प्रोडक्ट होता है और फिर निर्यात होता है। तो भारत से भी, भारत और तिब्बत का व्यापारिक संबंध आज भी है। ठीक है, चीन के साथ भी, हालांकि वर्तमान समय में चीन और भारत के संबंध में थोड़ी सी खटास
आ गई है, तो इस समय कुछ दूसरी स्थिति है, लेकिन बहुत प्राचीन काल से जो है भारत और चीन, तिब्बत और भारत का व्यापारिक संबंध रहा है। तो उस समय में भी जो है, जिस समय में लेखक यात्रा करता है, उस समय में भी भारत और तिब्बत का व्यापारिक संबंध था, और भारत का जो भी सामान तिब्बत जाता था बिकने के लिए, उसी रास्ते से जाता था जिस रास्ते से लेखक तिब्बत की ओर जा रहा है। तो यही कह रहा है कि तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। मतलब कि उस रास्ते से व्यापार भी होता था और सेनाओं का भी आवागमन उसी रास्ते से होता था। एक जगह से दूसरी जगह सेना आती जाती रहती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। रास्ते में जब लेखक जा रहा है तो देख रहा है कि उस रास्ते में कई जगह फौजी चौकियां हैं। मतलब कि चौकी कहते हैं 2, 4, 5, 10, 20 फौज सेना जो है एक जगह ठहरती है और आसपास के क्षेत्रों को जो है वो देखभाल करती है। तो उसी को चौकी कहा गया है। जैसे पुलिस चौकी होती है, थाना होता है, ये सब होता है, उसी तरह से एक चौकी होती है जहां पर कुछ पुलिस या कुछ सेना ठहरती है और सीमा की रक्षा करती है। तो लेखक जब उस रास्ते से जाता है तो देखता है कि तिब्बत और चीन की सेनाओं के लिए जो है कुछ चौकियां रास्ते में बनी हुई हैं और कुछ किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब तो तिब्बत की सीमा में वो आ गया है। लेखक बता रहा है कि इस समय जो है ये रास्ता तिब्बत की सीमा में आ गया है, लेकिन किसी समय यह रास्ता चीन के अधीन था। तो चीन जो है वो अपने लिए जहां माने सैनिकों के लिए जो है जहां तहां किले का निर्माण कर चुका था, और वहां पर चीन अपनी सेनाओं को अस्थायी रूप से वहां पर सेनाओं को रखा जाता था ताकि उस क्षेत्र की रखवाली वो कर सके। लेकिन अब जो है वो तिब्बत के अधीन आ गया है। तो यही कह रहा है कि जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। पहले की बात है, अब फौजियों के लिए जो मकान बने हुए थे, लेकिन अब वो मकान बहुत गिर गए हैं, गिर चुके हैं। और दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये रास्ते का वर्णन हो रहा है। रास्ते में बता रहा है लेखक कि लेखक जा रहा है जहां तहां फौजी चौकियां दिखाई पड़ रही हैं, किले दिखाई पड़ रहे हैं, और लेखक बता रहा है कि वर्तमान समय में जो है वो मैंने तिब्बत के अधीन है वह रास्ता, वह सीमा। किसी समय चीन के अधीन वह मार्ग था, लेकिन अब वह मार्ग चीन के अधीन नहीं रहा। इसी मार्ग से व्यापार भी होता है और सारे कार्य उसी व्यापार रास्ते से हो रहे हैं। कहता है किसानों ने भी उसी रास्ते पर जहां तहां अपना घर बसा लिया है जहां पर पहले फौजी लोग रहा करते थे। लेकिन अब जो है जब से चीन ने वहां से अपनी फौजों को बुला लिया है, हटा लिया है, तब से वह किला जो है खाली था। लेकिन अब किसानों ने क्या किया, माने तिब्बत की सीमा में रहने वाले किसानों ने उन किलों को हथिया लिया है और उन मकानों को अपना लिया है और अपना बसेरा बना लिया है। अब किसान लोग वहां पर आराम से रह रहे हैं। लेखक यह बता रहा है। कहता है ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था।
परित्यक्त कहते हैं त्यागा हुआ, माने कि किसी समय में चीन ने किला बनाया था, लेकिन चीन ने अब उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अब वो तिब्बत के अधीन आ गया। ठीक है, तो कहता है लेखक कि किसी समय वहां पर एक चीनी किला था, हम वहां पर चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक वहां पर चाय पीने के लिए ठहरता है, और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यात्रा तो कठिन होती ही है, किसी भी देश की पैदल यात्रा कठिन होती है, क्योंकि लेखक भिखमंगे के वेश में जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पैदल ही जा रहा है, और पैदल जाने वाले को तो और ही दिक्कत होती है। इसलिए लेखक बता रहा है कि यात्रा के दौरान कुछ तकलीफें भी होती हैं और कुछ आराम की बातें भी होती हैं। तो आराम की बात यहाँ क्या है, तिब्बत की ओर जब लेखक जा रहा है और जैसे ही वह सीमा में पहुंचता है, तिब्बत की सीमा में, वैसे ही लेखक को जो है कुछ नई बातों की जानकारी होने लगी। जैसे लेखक ने देखा कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है। ठीक है, तिब्बत में उस समय लोग जाति पाति को नहीं मानते थे, जबकि हमारे देश में जाति पाति की भावना जोरों पर थी, छुआछूत की भावना जोरों पर थी। महात्मा गांधी जैसे माने समाज सुधारक जब आए भारतवर्ष में, तो उन्होंने समाज को बदल दिया। समाज में बहुत तरह की बुराइयां थी, है ना, उन्हीं बुराइयों में से छुआछूत की भी एक बीमारी थी और बुराई थी। महात्मा गांधी ने छुआछूत की भावना को जड़ से उखाड़ फेंका। अब देखोगे कि समाज में छुआछूत की भावना प्रायः नहीं के बराबर है। लेकिन कहता है कि उस समय जब हमारा देश इसमें आकंठ डूबा हुआ था, छुआछूत जैसे रोग में आकंठ डूबा हुआ था, उस समय तिब्बत में छुआछूत की भावना नहीं थी और जाति पाति वो भी लोग नहीं मानते थे। इस प्रकार से मतलब कि इस दृष्टि से भारत से तिब्बत बहुत आगे था। सब पूछो तो समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसे भाव जो है ना, वो समाज के लिए या किसी भी देश के लिए बड़े अवरोधक होते हैं। कोई भी देश या कोई भी समाज तब तक नहीं विकसित हो सकता जब तक कि ऐसी ऐसी बुराइयां उस समाज से और देश से दूर न हो जाए। ठीक है, तो एक समय था जबकि हमारे देश में कई प्रकार की बुराइयां थी, आज भी हैं। अंधविश्वास थे, छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, अशिक्षा थी लोगों में, गरीबी थी, है कि नहीं। तो बाल विवाह की प्रथा थी, है, और स्त्री को लोग शिक्षित नहीं करते थे, माने बेटा और बेटी में भेदभाव होता था, बहुत तरह की बातें थी समाज में। लेकिन धीरे धीरे समय के बदलने के साथ साथ जो है समाज में भी बदलाव आता गया। लेकिन लेखक बताता है 1929-30 की बात यहाँ पर लेखक कहता है कि जब वह तिब्बत की यात्रा करता है और तिब्बत की सीमा में जाता है, तो देखता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो न तो जाति पाति को मानते हैं और न छुआछूत की भावना रखते हैं, और पर्दा प्रथा भी स्त्रियों में, भारतवर्ष में पर्दा प्रथा आज तक कुछ न कुछ समाज में है। हालांकि यह प्रथा, इस प्रथा का उन्मूलन हो रहा है, यह प्रथा धीरे धीरे अब गायब हो रही है, पर्दा प्रथा। लेकिन लोग केवल लिहाज के लिए जो है, बड़ों से लिहाज रखने के लिए थोड़ा माने पर्दा का इस्तेमाल लोग करते हैं, नहीं तो स्त्रियों में भी जो है अब धीरे धीरे पर्दा सिस्टम खत्म हो रही है। ठीक है, तो उस समय तिब्बत में पर्दा प्रथा जो है लोग नहीं मानते थे, स्त्री जो है ना पर्दे वो नहीं मानती थी वहां पर। कहता है लेखक कि छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, वहां पर पर्दा
की बात नहीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। देखो, यह है भारत और तिब्बत में अंतर। उस समय की बात लेखक बता रहा है। कहता है कि वहां के लोग इतने खुले दिल दिमाग के होते हैं कि किसी भी सभ्य व्यक्ति को कहीं भी लोग अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे सकते थे। उस समय केवल भिखमंगों पर लोग विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि भिखमंगा जो है घर से कुछ सामान चोरी करके चला न जाए। इसलिए लोग निम्न श्रेणी के भिखमंगों में भी कई प्रकार के भिखमंगे होते हैं। लेखक बताता है कि निम्न श्रेणी का जो भिखमंगा होता था उस समय, तो उस भिखमंगे को लोग जल्दी कहीं जगह नहीं देते थे। नहीं तो कोई भी व्यक्ति होता था, किसी को भी कहीं भी लोग ठहरा सकते थे। इतनी खुली छूट थी लोगों में। तो कहता है कि आप चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मान लो लेखक बता रहा है, लेखक भी जा रहा है और उसको चाय पीने की कहीं इच्छा हो रही है, तो आखिर जब आसपास में कहीं दुकान है नहीं तो चाय आखिर पिएगा कहाँ पर लेखक। तो वो क्या करता है, किसी से कहता है कि भाई जरा सा आप चाय बना दीजिए। चाय बनाने चाय के लिए जो सामान होते हैं वो सामान लेखक दे देता था। लेकिन लोग इतने अच्छे थे उस समय में कि कहीं भी किसी के यहाँ जो है वो लेखक कह रहा है कि आप चाय बनाकर पी सकते हैं, और आपको घर की कोई बहू या सासू जो है आराम से चाय बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ किसी अपरिचित व्यक्ति के पास यदि घर की कोई महिला चली जाए तो लोग उसकी बड़ी निंदा करते हैं, और निंदा करते करते बहुत दूर तक यह बात फैल भी जाती है। तो हमारे यहाँ इस चीज को अच्छी बात लोग नहीं मानते, अच्छी चीज नहीं मानते। लेकिन उस समय वहाँ जो है मैंने तिब्बत में इस तरह की विशेषता थी। लोग अनजान व्यक्ति को भी अपने यहाँ चाय नाश्ता करा सकते थे बैठा करके। कहता है लेखक कि वह आपके लिए उसे पका देगी। चाय बना करके कोई भी महिला जो है घर की आपको दे सकती है। वहां पर मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। ठीक है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, मान लो कि तुमने सामान दे दिए बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, और तुमको जो है कहीं पर बैठा दिया गया, तुम्हें कहीं पर बैठा दिया गया घर में, तो और तुम्हें डर है कि तुमने जो सामान दिए उन सारे सामानों का सही ढंग से यूज नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा, कुछ रख लेगी घर की महिला, ऐसा यदि तुम्हें शक हो रहा है तो यह शक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो तुम स्वयं वहां जा करके खुद चाय बना सकते हो या खड़े होकर देख भी सकते हो। कितनी छूट है, लेखक बताता है। यह उस समय की बात है। अब तो धीरे 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 बदलाव आ गया होगा। तो यही है कि दूसरे देशों या दूर दराज की यात्रा करने से कई तरह की जानकारी होती है। जीवन में यात्रा भी शिक्षा का बहुत जबरदस्त माध्यम है। मान लो कि किताब से तुम जितनी जानकारी हासिल नहीं कर सकते, उससे अधिक जानकारी तुम्हें यात्रा से मिल सकती है। किताब में जिस चीज को तुम याद करते हो, पढ़ते हो, यदि उसी चीज को आंखों से कहीं देख लो तो सदा सदा के लिए वह चीज याद रह जाती है। तो आंखों से देखी हुई बात या कोई चीज या कानों से सुनी हुई कोई बात लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है
शिक्षा का एक माध्यम भी है यात्रा। देखोगे प्रत्येक कॉलेज और विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था रहती है, सरकार की ओर से भी यह व्यवस्था की जाती है कि बच्चों को जो है समय समय पर कहीं दूर दराज की यात्रा करवाई जाए। ऐसी जगह पर यात्रा करवानी चाहिए या करवाई जाए जहां पर कोई नई चीजों की जानकारी बच्चों को मिल सके। तो अभी तो जैसे कोरोना का समय है तो ये सारी चीजें अभी बंद हैं कोरोना के चलते, लेकिन कोरोना काल से पहले अपने भी विद्यालय में कई माने हर साल कहीं न कहीं जो है बच्चे यात्रा करते हैं, यात्रा पर जाते हैं और फिर यात्रा से लौटते हैं और अपनी जानकारी को बांटते हैं बच्चों के बीच। तो इस तरह लेखक यात्रा करता है, तिब्बत की यात्रा करता है और कहता है कि वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोपीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर के चौकी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। कहता है परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, वहां तो लेखक ठहर गया और ठहर करके चाय वगैरह पिया वो, और चाय जो है वो आसपास के लोगों के घर में जा करके चाय बनवाई लेखक ने और आराम से पी करके फिर वहां से आगे की यात्रा करता है लेखक। कहता है परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। रोड टैक्स, राहदारी मतलब रोड टैक्स, राह पर चलने वाले से लोग राहदारी मांगते हैं, ठीक है। हालांकि पैदल चलने वाले लोगों से तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन एक प्रकार का धंधा है पैसा कमाने का। देखोगे अपने यहाँ भी सड़क पर कई प्रकार की गाड़ियां चलती हैं, बस है, टेम्पो है, ये सब जो है ना जब गाड़ियां चलती हैं तो इन सबको भी रोड टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह लेखक कहता है कि एक आदमी राहदारी मांगने आया और हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। हमने मतलब कि लेखक के साथ उसका दोस्त सुमति भी साथ में था, ठीक है। तो एक कागज जो है उस व्यक्ति को थमा देता है, ये दोनों कह देते हैं कि देखो भाई हम लोगों से राहदारी मत मांगो, हम लोग जान पहचान के हैं, इसी आसपास के रहने वाले हैं। तो इस तरह जो है लेखक बच जाता है और आगे बढ़ जाता है। शायद उसी दिन हम टोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक टोंगला नामक स्थान पड़ता है, तो उस टोंगला जो जगह है जहां से होते हुए लेखक को आगे जाती माने तिब्बत जाना है, तो तिब्बत जाने के मार्ग में ही टोंगला नामक स्थान पड़ता है और उसी टोंगला जो जगह है उसके आसपास का जो आखिरी गांव है वहां तक लेखक पहुंच जाता है सुमति के साथ। कहता है कि यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे उसी गांव में। टोंगला से पहले जो गांव था उस गांव में भी माने सुमति के बहुत से अनुयायी थे, शिष्य थे, और सुमति तो बौद्ध भिक्षु था और लेखक भी बौद्ध था, तो दोनों बौद्ध धर्म के थे, इसलिए दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी और सुमति जो है उसको तिब्बत तक जाने में मदद कर रहा है मित्र के तौर पर। और यहाँ लेखक बताता है कि जहाँ जिस गांव में ये लोग दोनों पहुंचे वहां पर आसपास में सुमति के बहुत से जान पहचान के लोग थे और लेखक बता रहा है कि लेखक तो स्वयं भिखमंगे के वेश में था और तो लेखक बता रहा है कि भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी सुमति के कारण किसी अच्छे घर में ठहरने का उसे मौका मिल गया।
वैसे भिखमंगे को लोग ठहराते नहीं, क्योंकि पहले ही कहा गया कि भिखमंगे पर लोग यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार जो है लेखक बताता है कि किस तरह जो है वो वहां भिखमंगे पर लोग अविश्वास करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि सुमति के कारण जो है लेखक को ठहरने में कहीं दिक्कत नहीं हुई। 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे। 5 वर्षों तक लेखक तिब्बत में रहा। ठीक है, 5 वर्षों तक जो आदमी कहीं पर रह जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत तरह की जानकारी हासिल कर लेगा। तिब्बत भौगोलिक दृष्टि से कैसा देश है, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति परिस्थिति क्या है, सांस्कृतिक रूप वहाँ पर क्या है। इस प्रकार से आदमी जब कहीं पर रह जाता है, बस जाता है, तो हर तरह की चीज से वाकिफ हो जाता है। तो 5 वर्षों में लेखक ने तिब्बत की हर तरह की जानकारी हासिल कर ली लेखक ने। ठीक है, आगे फिर कहता है लेखक कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। घोड़ों पर सवार होकर, और उस समय में लौटते समय भिखमंगे के देश में नहीं था। एक जेंटलमैन बन करके, एक भद्र व्यक्ति बन करके लेखक लौटा था। लेकिन कहता है लेखक कि भद्र व्यक्ति के देश में मुझे आने में जितनी कठिनाई हुई, उससे कम कठिनाई हुई तिब्बत तक जाने में भिखमंगे के देश में। भिखमंगे देश में तिब्बत तक जाने में उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी कठिनाई उसे आने में, माने भद्र देश में आने में उसे हुई, कठिनाई हुई। ऐसा क्यों? तो कहता है कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। रास्ते में मालूम कि जहाँ शाम हो गई, जहाँ ठहरने की बात है, तो आते समय वो उसे कहीं पर ठहरने के लिए जगह नहीं मिल सकी, तो नहीं दे सका। और कहता हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। मतलब गरीब आदमी के यहाँ किसी तरह से बेचारा ठहर गया रात में। और बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग जो है वो एक नशीला पदार्थ है। वहाँ के लोग जो है इस पदार्थ को जरूर पीते हैं शाम के वक्त। तो शाम के वक्त पी करके लोग अपने होशो हवास गंवा बैठते हैं। इसलिए जब उस स्थिति में जो है कौन व्यक्ति कैसा है, भद्र है या अभद्र है, या किसको ठहराना चाहिए किसको नहीं ठहराना चाहिए, इसका न तो उसे कोई गम होता है, वहाँ के लोगों को न चिंता होती है, क्योंकि वो तो उस पदार्थ के नशे में वो एक